तो ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली लाइकोपोडियम कहते हैं। और दो चीजें जो देखने में आपको थोड़ी सी सिंपल लगती है लाइकोपोडियम, और एक चीज आप इसके साथ में इसका भाई पढ़ते हो जिसको हम लोग सिलेजिनेला कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में काफी बेसिक्स और काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में। इनकी लाइफ साइकिल में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, एक हेट्रोस्पोरस नेचर का होता है, एक होमोस्पोरस नेचर का होता है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी खैर हम लोग बात करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। पिछली बार कुछ बच्चे कह रहे थे जूलॉजी के कि काफी तेज, तो इस बार हम बड़े आराम से पढ़ाएंगे, चाहे लेक्चर 2 दिन में खत्म हो पर बड़े आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लाइकोपोडियम जो होती है उसमें तकरीबन 200 जो है स्पेसीज आती हैं। सोर्स कॉस्मोपॉलिनेशन डिस्ट्रीब्यूशंस हर जगह देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड आपके, स्पेशली जो होते हैं वो यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन लिखा हुआ है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। द ऑल्सो अकर इन कोल्डर क्लाइमेट ऑफ आर्कटिक रीजन, साथ में ये आर्कटिक रीजन को भी पसंद करते हैं। ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो आर्कटिक रीजन में देखने को मिलते हैं, मतलब कि पसंद होता है इनको, आर्कटिक रीजन भी इनको काफी पसंद होता है। द प्लांट ऑफ लाइकोपोडियम जो होता है उसको हम लोग क्रीपिंग पाइन के भी नाम से जानते हैं, ट्रेलिंग पाइन के भी नाम से जानते हैं, और क्लब मॉसेस के भी नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये तीनों जो नाम है आप इनको पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि कॉमन नेम जो होता है वो हर दफे आपसे सवाल बनाता है। तो क्रीपिंग पाइन, ट्रेलिंग पाइन और क्लब मॉस, ये तीनों एक ही चीज के नाम है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। तो आप इनको जो है ध्यान दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दे अकर इन वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये अलग अलग तरह के कंडीशंस में खुद को ढालते हैं, मतलब रहने की कोशिश करते हैं। बट मोस्टली जो होता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़े प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, तो थोड़े से तो कैरेक्टर इनमें ब्रायोफाइटा वाले लक्षण तो दिखाई ही देंगे, इसीलिए इनको मॉइस्ट और शेड प्लेसेस, शेड लविंग प्लांट्स जो होते हैं वो ये मतलब शेडी प्लेसेस को थोड़ा सा पसंद करते हैं। मतलब कि इनकी जो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस हो गया या फिर जो लीफ हो गया, ये थोड़ी ग्रीनी होती हैं, उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, इसीलिए शेडी प्लेसेस में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और मॉइस्ट इनको चाहिए होता है रहने के लिए। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे, मतलब जनरल कैरेक्टर्स कहने का मतलब यहाँ पे आपने कुछ हैबिटेट के बारे में जाना और साथ में कुछ कॉमन नेम के बारे में जाना, बस इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ट्रॉपिकल, आर्कटिक दोनों रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। कॉमन नेम इनका क्रीपिंग पाइन, ट्रेलिंग और क्लब मॉस होता है, और साथ में ये मॉइस्ट में रहने के लिए सुटेबल होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम लोग हमेशा दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी और दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी, ठीक है। यहाँ पे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों से हमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएंगे। जैसे कि लीफ है तो किस नेचर की है, जैसे कुछ लीफ, कुछ एस्टिवेशन जो होते हैं वो प्रिमिटिव प्लांट के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और जैसे जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है वो एडवांस प्लांट के अंदर हमें एडवांस नेचर का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फीचर भी जानेंगे, साथ में इंटरनल फीचर्स भी जानेंगे कि जो जाइलम है वो किस नेचर का है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई हुई थी, स्टील। स्टील का मतलब मैंने बताया हुआ था टेरिडोफाइटा के अंदर वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल जो है वो किस नेचर का है, जाइलम फ्लोएम किस नेचर का है, प्रोटोजाइलम कैसा है, मेटाजाइलम कैसा है, फ्लोएम कैसा है, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स की जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है लाइकोपोडियम की, वो कंसिस्ट सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, ठीक है ना। मतलब आपको इसमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ब्रांच्ड होती है, स्मॉल लीव्स इसमें हमें देखने को मिलती है, डाइकोटमॉसली ब्रांचेस होती हैं, रूट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइकोटमॉसली ब्रांच्ड रूट होती हैं, तो इसमें भी हमें ब्रांच्ड रूट देखने को मिलती हैं। और जो रूट होती है वो बेसिकली एडवेंटिटियस रूट होती है। कैसी रूट होती है, एडवेंटिटियस रूट होती है। जैसे कि आप लोग रूट के टाइप्स पढ़ते हो, टैप रूट और फाइब्रस रूट, एडवेंटिटियस रूट,
ठीक है। अब ये जो एडवेंटिटियस रूट होती हैं ये स्टेम्स पे भी देखने को मिलते हैं, जिससे प्लांट को चढ़ने बढ़ने में मदद मिलती है। जैसे मान लो कोई क्रीपिंग प्लांट है या किसी प्लांट पे चढ़ने वाला एपीफाइटिक प्लांट है या कोई भी मतलब किसी भी तरह का क्लाइंबर है, तो आप देखते होंगे बेसिकली उनपे आपको पकड़ने के लिए, सरफेस को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। वो कभी कभार जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवेंटिटियस रूट होते हैं, जो कि चढ़ने के लिए भी, साथ में जो मिनरल्स वगैरह है उनको एब्जॉर्ब करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एडवेंटिटियस रूट्स आपको देखने को भी मिलती है। जैसे गन्ने वगैरह को प्लांट आप देखते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल जाती है एडवेंटिटियस रूट। ये थोड़े आपको सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे, टैप रूट की तरह बहुत डीप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्ट्रक्चर्स वगैरह होगा रूट का तो आप देख लीजिएगा, वरना ये सब क्लास 12 की बुक वाली चीजें हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे, एंजियोस्पर्म वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्पेसीज जो होती हैं इनकी कैसी होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती है। मतलब ज्यादातर जो स्पेसीज हैं वो यहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल देखने को मिल रही है। देख लेता हूं एक बार, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को तो नहीं आ रही है। एक सेकंड, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, हमने बताया अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें मतलब बगैर किसी सेक्शंस वगैरह के कटने से दिखाई देती है, वो हमारी क्या होती है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये हमारा क्या है, स्टेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेम में अगर आप देखो तो स्टेम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, बता दिया मैंने आपको। ये सभी जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहे हैं ये सभी ब्रांचिंग सिस्टम में ही आते हैं। ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है और ये भी ब्रांच्ड है, लेकिन तीनों में जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो अलग अलग टाइप का है। एक में आप देखिए तो आपको क्या है कि जस्ट एक नॉर्मल स्टेम से ही हमारी ब्रांच निकली हुई है, एक मेन एक्सिस से ही हमारी ब्रांच निकली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, सिम्पोडियम में। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे इस वाले में, लास्ट वाले में, जिसको हम लोग प्रियोचेजियम कहते हैं, इसमें आपके देखिए ब्रांच में भी ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, मोनोपोडियम टाइप का देखने को मिलता है। ब्रांचिंग सिस्टम कैसा देखने को मिलता है, मोनोपोडियम टाइप का देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको मोनोपोडियल स्टेम देखने को मिलता है, ब्रांचिंग सिस्टम देखने को मिलता है। स्टेम जो होता है डेंस होता है स्मॉल लीव्स के द्वारा। इनके चारों तरफ, जो स्टेम के चारों तरफ क्या होता है, जो भी ब्रांचिंग, जो भी चाहे ब्रांच हो, चाहे ब्रांच की बात आप करेंगे, चाहे आप जो है मेन एक्सिस की बात करेंगे, ये छोटी छोटी लीव से क्या होती हैं, चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये डायग्राम आपके सामने है ना, तो देखिए ये है ना आपका, ये ऐसा है। तो अब देखिए क्या है, चारों तरफ से छोटी छोटी लीव से क्या है, घिरी हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, केवल जो पुराने कुछ जो पुराने होते जाते हैं हमारे ब्रांचेस, उसमें आपके कुछ ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। मतलब जो थोड़े ओल्डर हो जाते हैं, जो थोड़े पुराने, जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उसमें आपको कुछ ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो पत्तियां जो लीफ होंगी छोटी छोटी, वो क्या करेंगी, आपके पूरे स्टेम को कवर करके रखेंगी डेंसली, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको बताया गया है दो सब जीनस जो होती हैं, वो टेरिडोफाइटा में, लाइकोफोडियम में दो सब जीनस होती हैं। तो एक सब जीनस का नाम तो लिखा गया है, क्या कोई दूसरे सब जीनस का नाम बता सकता है, क्या कोई दूसरे सब जीनस का नाम बता सकता है? एक का तो नाम लिखा हुआ है रोपेल्फिस टाइकिया, तो आपको बताना है दूसरे वाले सब जीनस का नाम कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है तो आप होमवर्क है, हमें नेक्स्ट वाले लेक्चर में आऊंगा तो आप बताइएगा, ठीक है। दो सब जीनस यहाँ पे होती है, जिसमें एक सब जीनस जो यहाँ पे लिखी हुई है उसमें टिपिकली है प्रोस्ट्रेट स्टेम देखने को मिलती है। वहां पे जो ब्रांचेस होता है अपराइट नेचर का ब्रांचेस हमें देखने को मिलता है। किस नेचर का ब्रांचेस देखने को मिलता है? अपराइट नेचर का ब्रांचेस हमें वहां पे देखने को मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ हमें ग्रोथ बेसिकली देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई बता रहा है क्या सब जीनस के बारे में? हो सकता है कोई बता रहा हो, पढ़ के आया हो, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि स्टेम कैसा होता है, मोनोपोडियम होता है, पूरी तरफ से चारों तरफ से लीफ से ढका हुआ होता है, आगे की तरफ ग्रोथ करता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस एरो को ध्यान में रखिएगा। अपराइट ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक।
मच ब्रांच्ड होती हैं। स्टेम इन मोस्ट स्पेसीज जो होती है वो कैसी होती है, मच ब्रांच्ड हमें देखने को मिलती है, मतलब कि ज्यादातर स्पेसीज में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रूट और अपने लीव्स के ऊपर। तो रूट का कोई नॉर्मल नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि एडवेंटिटियस होती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। रूट कैसी होती है, एडवेंटिटियस होती है। सब लोग बड़े बच्चे हो तो इतना बताने की बहुत जरूरत नहीं है कि एडवेंटिटियस क्या होता है। तो एडवेंटिटियस रूट जो होती है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। वो भी कैसी होती है, डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होती है, वो भी ब्रांच होती है, दिखने में फाइब्रस रूट जैसी या फाइब्रस जैसी देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए फिर भी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी रूट है, राइट, मतलब ये मान लो कोई प्लांट का स्टेम है, तो अगर इसी स्टेम के नीचे इस तरीके से जो रूट निकली हुई रहती हैं, इसी को हम लोग एडवेंटिटियस बोल सकते हैं। और इसी तरह से हमारी फाइब्रस भी होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो ये एडवेंटिटियस रूट होती है जो गन्ने वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। आप देख लीजिएगा बड़े बड़े प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लीव्स की। लीव्स जो होती है वो सिंपल होती है, नॉर्मल लीफ होती है, कोई बहुत ज्यादा वीन्स मिडरिब वगैरह नहीं होती है, स्मॉल होती हैं, सेसाइल होती हैं, लेंस शेप्ड होती हैं, ब्रॉड बेसेस होती हैं। मतलब कि बेसिस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहेगा, मतलब ये वाला है, वैसे सीरेट जैसी होती हैं। ये वाला जो लीफ आपको देखने को मिल रहा है, सीरेट लीफ इस तरह से होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कई टाइप्स के लीव्स के बारे में भी बता दिया है, ताकि आप अभी जब टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के लीव्स के बारे में होगा। जैसे लाइकोपोडियम में अलग नेचर का, सिलेजिनेला में अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो आप लीफ के बारे में टर्म्स को जानते रहो। ये जो लीफ होती है जिसके किनारे किनारे पे थोड़े से नुकीले से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले, इस तरह के लीव्स को हम लोग सिरेट कहते हैं। ठीक है, वहीं पे इंटायर बोलते हैं जो नॉर्मल ऐसे कॉमन, जैसे आप मदार वगैरह का प्लांट देखे होगे ना, तो उस पे एकदम बिल्कुल देखने को मिलता है, बिल्कुल स्मूथ लीफ, जिसपे मतलब कोई लोब वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग लोब कहते हैं, बड़े बड़े जो इस तरह से होते हैं, स्पाइक जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग सेरेट बोलते हैं। ठीक है, दे हैव सिंगल मिडरिब होती है, एक सिंगल मिडरिब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये वाला। ठीक है, विच डज नॉट क्वाइट एक्सटेंड द एपेक्स, सच लीव्स आर कॉल्ड माइक्रोफिलस लीव्स और माइक्रोफिल्स। लाइकोपोडियम के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरह की लीव्स देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे माइक्रोफिलस लीफ हमें देखने को मिलती है। कैसी लीफ देखने को मिलती है, माइक्रोफिलस लीव्स हमें देखने को मिलती है, या इसी को हम लोग माइक्रोफिल्स भी कहते हैं। ठीक है, सबको इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या काम करते हैं, ये जो होते हैं पूरी तरीके से स्टेम को कवर करके रखते हैं। तो वही लिखा है, द टीनी लीव्स विच कवर्ड द स्टेम ऑफ टू टाइप्स। ये बेसिकली हमें इसमें जो माइक्रोफिल्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह से देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, जहां पे वर्ड यूज हो जाए वेजिटेटिव, आप समझ लो कि ये स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन का नेचर शो नहीं करता है, मतलब इसका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो जाहिर तौर पे वेजिटेटिव, जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा कि जैसे आपकी बॉडी है उसी तरह प्लांट बॉडी में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जैसे नॉर्मल आप एंजियोस्पर्म की बात करते हो, तो एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आप बात करेंगे तो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो लीव्स हैं वो दो लीव्स हमें देखने को मिल रही हैं। एक लीव्स जो होती है वो वेजिटेटिव नेचर की होती है, जिसका केवल काम होता है फोटोसिंथेसिस का, और एक जो लीफ होती है, टाइप होता है लीव्स का, वो होता है स्पोरोफिल्स। क्या होता है, स्पोरोफिल्स होता है, जिसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। मतलब जो कौन किसको कवर करता है, स्पोरेंजिया को कवर करता है या बियर करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये लीफ होती है यहाँ पे, और इसी लीफ में जो होते हैं कवर्ड होते हैं हमारे स्पोरेंजिया। और ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और जब आप पढ़ेंगे अभी जो पूरा कोन वगैरह या स्ट्रोबिलस वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे आपको स्पोरोफिल्स देखने को मिलती हैं। कहां पे, कोन्स, स्ट्रोबिलस वगैरह को जो कवर करते हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। स्पोरोफिल जो होती है वो छोटी होती है, स्केली होती है, मतलब इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऐसे पतला सा एक हल्का सा स्ट्रक्चर्स निकला होगा, स्केली होगा, बहुत ब्रॉड सरफेस नहीं होता स्केली लीव्स का, और पेल इन कलर होते हैं विथ सिरेटेड मार्जिन्स।
सिरेटेड मार्जिन मतलब इस तरह से इनकी जो मार्जिन होती है किनारे किनारे की वो इस तरीके से देखने को मिलती है, तो सिरेटेड मार्जिन होती है। वेजिटेटिव लीव्स जो होती है वो स्मूथ मार्जिन होती है। कैसी होती है? स्मूथ मार्जिन होती है, मतलब जैसे ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ एकदम स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा सिरेटेड आप नहीं बोलोगे कि वो सिरेटेड होती है। तो सिरेटेड होती है कौन? आपकी स्पोरोफिल्स। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होती है, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक के ऊपर एक आपको लीव्स देखने को मिलेंगी, जैसे ये ब्रांचेस है तो यहाँ पे एक लीफ होगी, फिर इसी के नीचे देखोगे तो इसके ऊपर एक लीफ चढ़ी होगी, फिर इसके ऊपर एक लीफ चढ़ी, तो इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक ही बनती चली जाती है। ठीक है, सबको इतनी बात समझ में आई? क्लियर? एक बार हमें क्लियर कर दो, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? एक बात हमें बता दो आप लोग। बहुत बढ़िया, यूरोस्टैकिया बिल्कुल सही है। बाकी लोग जिनको जो लोग होमवर्क था वो अब वो जान ले कि दो आपके सब जीनस हैं लाइकोपोडियम में, एक मैंने आपको बता दिया था और एक ये है हमारा यूरोस्टैकिया। ठीक है, तो काफी थोड़े कठिन नाम है, ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरोस्टैकिया हमारा दूसरा जीनस। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपको बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबको समझ में आ रहा है ये? सब लोग भाई हमको जवाब तो दे दिया करो, जितना बताया समझ में आया? एक बार सभी लोग बता दो हमें यार, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो ये था हमारे लीव्स के बारे में बातें, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जितनी बातें, उसमें आपको शॉर्ट में क्या ध्यान में रखना है वो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। देखिए, पहली बात, वेजिटेटिव लीफ फोटोसिंथेसिस का जो काम करते हैं वो सिंपल होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्मूथ मार्जिन होते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल जो होती है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन होना होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करना होता है, तो मतलब कवर करना होता है, बियर करते हैं। तो स्पोरोफिल जो होते हैं वो हमें यहाँ पे बेसिकली जो होते हैं वो स्केल लाइक होते हैं, सिरेटेड होते हैं। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये होमोस्पोरस होती हैं, तो होमोस्पोरस होने के कारण इसमें आप जो है बेसिकली जो है मतलब जैसे वहां पे आप देखते थे मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो लाइकोपोडियम में इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे वहां पे आपकी मेगा स्पोरेंजिया अलग थी, माइक्रो स्पोरेंजिया अलग थी, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये होमोस्पोरस नेचर की होती है और वो जो है वो हमें हेटेरोस्पोरस नेचर्स में देखने को मिलते हैं। अभी आगे सब चीज डिस्कशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा अभी चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ध्यान में रखिएगा। इंटरनल फीचर्स ऑफ लाइकोपोडियम की बात करते हैं। स्लाइड कट करने मतलब स्लाइड कैसे कट करोगे, मतलब स्पेसिमेन को कट करने के बाद जो हम ट्रांसवर्स सेक्शंस देखते हैं हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम करके इसे आपको दिखाता हूं। ओके, तो थोड़ा सा धुंधला डायग्राम है, अब क्योंकि मिला नहीं है कहीं से तो सब जगह पे यही था, तो भाई यही सही है। चलिए, आपके पास जो भी पुरानी प्रैक्टिकल्स वगैरह की बुक होंगी आपको उसमें भी ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, सबने अपनी फाइलों वगैरह में बनाई हुई होगी। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर का जो सरफेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वैसे हम लोग पढ़ किसका रहे हैं ये तो नहीं पता है ना अभी। चलो एक सेकेंड, हम लोग पढ़ किसका रहे? रूट स्टेम लीफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट, आई थिंक ये स्टेम का है क्या? स्टेम का ही होगा। चलो स्टेम का ही है ना। अच्छा, लीफ ट्रेस, हाँ लीफ ट्रेस है तब तो स्टेम का है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस आपको देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स की लेयर है, 3 लेयर देखने को मिल रही है, आउटर, मिडिल और इनर लेयर देखने को मिल रही है। तो ऊपर जो होता है आपको पता है कॉर्टेक्स में कहीं कहीं पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, तो आउटर लेयर अक्सर इस तरह की नेचर की हो सकती है, जो थोड़ी सी जो हमारा जो स्टेम होता है उसको क्या करती है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइपोडर्मिस, राइट, हाइपोडर्मिस पढ़ते हैं ना। तो जब आप टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे, टिश्यू वगैरह का भी वीडियो पढ़ा हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहां पे जैसे आप पढ़ते हो आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, तो अंदर की तरफ जो भी लेयर्स होंगी उनमें हमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं, और ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक रीजंस वगैरह भी यहीं पे होती हैं हमारी, और लिविंग टिश्यू पेरेन्काइमेटस होती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कॉर्टेक्स 3 लेयर हैं,
उसके नीचे आपकी एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडियल सिमेट्री होता है। कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री। मतलब अगर एक जो है वर्टिकल इन नेचर, जैसे मान लो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है, कैसे बताऊं, एक मिनट आपको अभी बताऊंगा, अभी स्ट्रक्चर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना लाइकोपोडियम के स्टील में, ये एक एडवांस कैरेक्टर इसको बनाता है। पेरीसाइकिल जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है। प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, फ्लोएम है, मतलब सभी तरीके के स्टील का फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, मतलब सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं एक को छोड़ के। जरा सा हमें बताओ, इसमें एक ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेस्कुलर सिस्टम, इसके वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है? कोई बता देगा तो मजा आ जाएगा, कसम से। बहुत सिंपल सवाल है, चलो बता दो। ऐसा कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है जो अभी इसमें प्रेजेंट नहीं है? जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो एक मतलब एक वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर पाया जाना, एक कैम्बियम का पाया जाना एक काफी जरूरी चीज होता है, और वो एक हाईली कैरेक्टर है, मतलब एडवांस कैरेक्टर के अंदर है, देखने को हमें मिलता है। अच्छी खासी रूट जैसे जो वुडी होते हैं, और बेसिकली कैम्बियम जो होती है वो जानी जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जानी जाती है, और कई तरीके से पाई जाती है। जैसे आपके जो वेस्कुलर सिस्टम्स होता है, जाइलम फ्लोएम, उनके बीच में रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब आगे आप पढ़ेंगे जब आप थोड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे फिर। तो यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, सभी ने नाम सुना होगा, क्लेवेटम है, सीरेटम है, और कई टाइप के लाइकोपोडियम। जब आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन आता था डिफरेंट टाइप्स के गैमिटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये टेरिडोफाइटा का एक पेट क्वेश्चन होता था ग्रेजुएशन के टाइम पे, जो आता ही आता था कि आपको स्पेसीज दे देता था, कहता था कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम का गैमिटोफाइट बना दो। ठीक है, तो वो एक 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते थे, हम उसको बनाते थे। तो वही उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टील का नेचर है वो आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली इनके जो स्टील्स होते हैं वो प्रोटो स्टील्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें पिथ एब्सेंट देखने को मिलता है। और आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोटो स्टील था आपका, वो पहले शुरुआत में तो आया कि जाइलम फ्लोएम सभी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में थे, सभी जुड़े हुए थे, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो थे वो आगे जाकर के उनमें डिवीजन शुरू हो गया। मतलब जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो बटने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो गया और वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर जो बना, मतलब वो सेपरेट होना शुरू हो गए, कई जगह से सेपरेट होना शुरू हो गए, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बननी शुरू हो गई। तो ये हमें एक नेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे एपिडर्मिस जो होती है, लेयर इज एपिडर्मिस विच इज 1 सेल थिक, और जो एक सेल की बनी हुई होती, देखिए बहुत मोटी लेयर नहीं है एपिडर्मिस की। आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस इज क्यूटिनाइज्ड, क्यूटिनाइज्ड होती है। आप इस बात को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मतलब पतली जरूर होती है लेकिन क्यूटिनाइज होती है, और स्टोमेटा इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये गैस एक्सचेंजेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स जो होती है वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी सेल्स आपकी बनती हैं वो पैरेनकाइमेटस इन नेचर होती हैं, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होती हैं। जितनी भी आपके टिश्यू की ऑरिजिन होती है वो इन्हीं टिश्यूज के कारण होती है, क्योंकि रीजन होता है यही टिश्यूज जो होती हैं जिनसे, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि हम बने, हमारे अंदर लाख स्ट्रक्चर्स बने हों, लेकिन हमारी ओरिजिन तो जाइगोट से ही हुई है ना, एग से ही है, स्पर्म से ही है ना, तो वो एक सिंगल सेल से ही हमारी ओरिजिन हुई है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इसी तरीके से एक नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमेटस सेल से ही ओरिजिन होती है, लेकिन उनके अंदर हमें कई मॉडिफिकेशंस और नेचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमारे ऐसी कौन सी सेल है जिसका काम है इंपल्सेस को कैप्चर करना और उस पर रिस्पॉन्स करना, तो आप क्या बोलोगे? पैरेनकाइमेटस सेल नहीं होती। अच्छा, पैरेनकाइमेटस सेल नहीं, कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स आप बोल देते हो। क्यों आपने न्यूरॉन सेल्स आपने क्यों बोला? आपने न्यूरॉन सेल्स इसलिए बोला क्योंकि आपको न्यूरॉन सेल्स का फंक्शंस पता है। जैसे अगर मैं कह दूं फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, तो आप बोलोगे यार क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्यों बोलोगे? क्योंकि क्लोरेनकाइमा, लेकिन वो बेसिकली जो उसकी ओरिजिन है वो पैरेनकाइमा ही है। ठीक है, लेकिन उसका जो नेचर है
वो क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो हमने बोल दिया कि भाई नहीं चलो ठीक है ये क्लोरीन काइमा होगा। तो फंक्शंस के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑरिजिन के बेसिस पे हमने टिश्यूज को डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप देखिएगा, वीडियोस पड़े हुए हैं, 2 वीडियोस हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर है और एक आपका बना हुआ है वैस्कुलर टिश्यू के ऊपर, जिसमें जाइलम किस किस नेचर के होते हैं, फ्लोएम किस किस नेचर के होते हैं, कोलैटरल क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वो सारी चीजें हैं और प्रॉपर डायग्राम के साथ में। तो जब भी हो आप उसको देख सकते हैं। खैर चलिए, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा इन नेचर होती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। अदर स्पेसीज हैव स्क्लेरिफिकेशंस ऑफ इनर और आउटर कॉर्टेक्स इन मैच्योर स्टेम। मैच्योर स्टेम के अंदर आपको स्क्लेरिफिकेशंस देखने को मिलता है। यहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पे इंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां देखने को मिलता है, इंडोडर्मिस। अब देखिए बात ये होती है कि इंडोडर्मिस जो होती है वो बनी होती है लिग्निन की, मान लो बनी है, ठीक है, लिग्निन है वहां पे। अब लेकिन जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो किससे बनी हुई है आपको दिखेगी, सुब्रेनिन से बनी हुई दिखेगी। किसी किसी में आपको ये लिग्निन से भी बनी हुई दिख सकती। मतलब कि आप कैस्पेरियन स्ट्रिप को कैसे पहचान सकते हो, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होगी उसका जो केमिकल नेचर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यहां पे उसका केमिकल नेचर लिग्निन अगर है इंडोडर्मिस का, तो कैस्पेरियन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सुब्रेनिन होगा। तो दिखने में बिल्कुल अलग दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी ना। तो आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है इंडोडर्मिस में। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मान लो ये इंडोडर्मिस की सेल है, क्या है, इंडोडर्मिस की सेल है, ये हमारी इंडोडर्मिस है, यहां पे है, ठीक है ना, इंडोडर्मिस, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये इंडोडर्मिस सेल का स्ट्रक्चर है, तो इंडोडर्मिस सेल के अंदर आपको इस तरीके से कैस्पेरियन स्ट्रिप की सेल लगी हुई मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि लिग्निन है और लिग्निन का कलर थोड़ा पिंक कलर का है, मान लीजिए, ठीक है, पिंक कलर का है, मैं ऐसे जस्ट मान लेता हूं। और वहीं पे दूसरी तरफ कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है वो सुब्रेनिन की बनी है और इसका कलर मान लो ब्राउन कलर का है। तो ये बिल्कुल अलग दिखाई देगी कि नहीं वहां पे। तो इसी तरीके से ये एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं कहां पे, इंडोडर्मिस में, जिसको हम लोग बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम देते हैं। समझ में आया आप सभी को। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है, आज बॉटल नहीं रखा मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, पढ़ लेते पहले। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, जो कॉर्टेक्स है वहां पे आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिला इंडोडर्मिस के पास में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल प्रेजेंट इंडोडर्मिस 3 to 6 लेयर थिक होती है, ठीक है। जो हमारी पेरीसाइकिल है वो कहां होती है, इंडोडर्मिस के नीचे की तरफ होगी। इनसाइड द इंडोडर्मिस 3 से 6 लेयर थिक हो सकती हैं। सेंटर ऑफ द स्टेम ऑक्युपाइड बाय अ स्टील, और यहां पे जो स्टील आपको देखने को मिलता है वो कैसा स्टील का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, प्रोटो स्टील। यंग स्टेम में जाइलम जो होता है वो कंप्लीटली सराउंड होता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। मतलब शुरुआत वाली स्टेम को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपका जाइलम होगा, और उसी जाइलम, वही कहते हैं जाइलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, और इसके ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, बेसिकली फ्लोएम होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा फ्लोएम है वो हमारे जाइलम को सराउंड करता है। जाइलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। जो जाइलम है वो पूरी तरह से किससे घिरा हुआ होगा, फ्लोएम से। जब साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टेम की, तो इनके जाइलम और फ्लोएम का जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आगे जाकर के, जैसा कि मैंने कहा, इनकी साइज अगर चेंज होगी तो इनके जाइलम और फ्लोएम में थोड़े से स्ट्रक्चरली चेंज देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका ओल्डर स्टेम होता है वो आगे जाकर के उसमें स्टील क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होकर के आइसोलेट हो जाती हैं और इनरेगुलर अरेंजमेंट में आ जाती हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो, शुरुआत में जब कोई यंग स्टेम होती है तो उसमें ये बिल्कुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग लाइक। आपको दिखाया हुआ था, याद होगा, जब मैंने आपको स्टील का स्ट्रक्चर दिखाया था तो पहला स्ट्रक्चर प्रोटो स्टील था ना, बिल्कुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ था। लेकिन ये केवल और केवल हमें तब देखने को मिलेंगे जब हमारा स्टेम कैसा होगा, जब हमारा स्टेम जो है यंग होगा। लेकिन जैसे ही ये स्टेम थोड़ा मेच्योर होगा, ये इस तरीके से, ये जो रिंग बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट होना ये शुरू हो जाएंगे। कभी कभार ये आपको पैचेस के फॉर्म में दिखेंगे, कभी कभार स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे। मतलब ये जो है पूरी तरीके से
ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हमेशा जो भी आपकी स्टील है, वेस्कुलर सिस्टम है, वो हमेशा अपने अंदर इवोल्यूशंस को लाना चाहता है, क्योंकि अगर वेस्कुलर सिस्टम अपने आप को इवोल्यूट नहीं कर पाएगा तो प्लांट कभी भी इवोल्यूट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रोटो स्टील होता है, जाइलम फ्लोएम शुरुआत में एक दूसरे से सराउंडेड होते हैं, लेकिन जो है बाद में ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। रूट की अब बात करते हैं। रूट जो होता है उसमें जो हमारा स्टील होता है वो कैसा होता है, मोनो आर्क होता है या मोनार्च होता है, या मोनार्क पढ़ लो, आपका जो मन पढ़ना है आप पढ़ लो, ठीक है। मैं इसको मोनार्च पढ़ देता हूं, और आई थिंक एक जगह भी है, कोई शायद सिटी वगैरह का नाम है मोनार्क, है जरूर, ये हॉलीवुड में कहीं पे है जरूर ये सिटी का नाम जो है, ठीक है, मोनार्क जो है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मोनार्च का क्या मतलब है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होता है, अगर प्रोटोजाइलम हमें दो तरफ दिखाई देता है, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, तो इसको हम लोग डाई आर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई आर्च कहते हैं। अगर प्रोटोजाइलम हमें तीन तरफ दिखाई देता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई आर्च कहते हैं। अगर प्रोटोजाइलम चार तरफ दिखाई देता है, प्रोटोजाइलम मतलब क्या, आपको जाइलम की जो स्मॉल सेल होती है, जाइलम की जो स्मॉल सेल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम कहते हैं। आप सेक्शन देखो, सेक्शन में आपको जो छोटी सेल जाइलम की दिखाई दे उसको आप प्रोटोजाइलम कहोगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो जाइलम की लार्जर शेप की जो सेल होंगी उसको आप लोग मेटाजाइलम कहते हो। क्या कहते हो, मेटाजाइलम कहते हो, ठीक है। और रूट में मैंने कहा है कि हमेशा वेस्कुलर सिस्टम कैसा देखने को मिलता है आपको, एग्जार्च, ठीक है। मतलब प्रोटोजाइलम हमेशा बाहर की तरफ आपको देखते हो, बाहर तरफ है कि नहीं। मेटा बड़ी वाली सेल क्या है, अंदर की तरफ है। फिर से मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा आपके सामने तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जाइलम की सेल छोटी वाली ना, तो छोटी वाली सेल दो तरफ मुंह है, एक ये, तो क्या है, डाई आर्च, दो तरफ मुंह है प्रोटोजाइलम का, तो इसलिए हम इसको डाई आर्च, मतलब दो तरफ आपको प्रोटोजाइलम। यहाँ पे तीन दिशाओं में प्रोटोजाइलम है, तीन दिशाओं में प्रोटोजाइलम पोल्स मौजूद है, प्रोटोजाइलम पोल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो नया टर्म भी आप जान लीजिएगा, प्रोटोजाइलम पोल्स। पूछ सकता है आपसे सवाल, क्वेश्चंस बन गया खटाक से, प्रोटोजाइलम पोल्स अगर चार हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, या फिर टेट्रार्च जो है वो नोन एज, तो आपके सामने रख देगा ऑप्शन प्रोटोजाइलम पोल, उसी में स्टेटमेंट लिख देगा प्रोटोजाइलम पोल्स नंबर्स 4, ठीक है, या फिर कुछ और स्टेटमेंट रख देगा तो सवाल बनाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोटोजाइलम अगर तीन तरफ आपको देखने को, तीन तरफ पोल देखने को मिलता है तो उसको हम लोग प्रोटोजाइलम ट्राइआर्च बोलेंगे, चार हैं तो टेट्रार्च बोलेंगे, और ज्यादा हैं तो फिर पॉलीआर्च कहेंगे, ठीक है। और अगर एक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनार्च बोलेंगे। और एक ही इसमें देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे प्रोटोजाइलम पोल्स कितने देखने को मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम करूंगा, देखिए, ये बताइए यहाँ पे एक ही साइड में आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी दिशा में आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी सेल्स जाइलम वाली नहीं। देखो मैं फिर से यहाँ पे आपको एक सेकेंड और जूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे लिख नहीं सकता जूम करने पे। देखिए ये बड़ी वाली सेल क्या है, मेटाजाइलम है, और नीचे केवल एक तरफ आपको छोटा सा स्ट्रक्चर प्रोटोजाइलम का देखने को मिल रहा है, मतलब अदर कहीं पे भी प्रोटोजाइलम का डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ये हमारा प्रोटोजाइलम कैसा देखने को मिलता, मतलब यहाँ पे हमें स्टील कैसा देखने को मिलता है, मोनार्च देखने को मिलता है। सबको इतनी बात समझ में आई, सबको ये बात समझ में आई, एक बार हमें बता दो, एक बार हमें जवाब दे दो आप लोग, ठीक है, जवाब दे दोगे तो सही। और ये जो मैं आपको मोनार्च ट्राइआर्च बता रहा हूं ना, ये यहीं पे काम नहीं देगा, ये आपको यहाँ पे तो जो देगा, अभी आप आगे जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, रूट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, अभी आप एंजियोस्पर्म में स्पेशली पढ़ते हो, है ना, एंजियोस्पर्म में आप पढ़ते हो मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, ठीक है, तो वहां पे आपको ये काम देगा, वहां पे ही टर्म में आपसे पूछता है बेसिकली, ठीक है। क्लोज टाइप, ओपन टाइप, कोलेटरल टाइप, ये सब आपसे पूछता है। चलिए, स्टील जो होता है वो मोनार्च होता है, बाकी नेचर कैसा होता है, प्रोटोजाइलम ही होता है, और इज वन मास होता है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है उसमें क्या होता है कि एक ही मास देखने को मिलता है, मतलब एक ही तरफ हमें प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है, उसके कई पोल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन द मेजॉरिटी ऑफ स्पेसीज द रूट आर डाइआर्च, बट इन सम स्पेसीज द स्टील में भी टेट्रार्च और हेक्सार्च। मोस्टली जो होते हैं वो मोनार्च देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसीज में आपको जो है मेजॉरिटी ऑफ स्पेसीज, मतलब
और स्पेसीज के अंदर आपको डाई आर्च भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे कि डाई आर्च जो होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। कुछ स्पेसीज के अंदर जो है टेट्रार्च और हेक्सार्च भी देखने को मिलता है। तो मतलब हर तरीके का देखने को मिलता है, बस आपको टर्म्स को ध्यान में रखना है, किसको डाई आर्च कहेंगे, किसको ट्राई आर्च कहेंगे, किसको टेट्रार्च कहेंगे और किसको पॉलीआर्च कहेंगे, किसको हेक्सार्च कहेंगे। भाई जिसमें 6 प्रोटोजाइलम पोल्स होंगे उनको हेक्सार्च कहेंगे, जिसमें 4 प्रोटोजाइलम पोल्स होंगे उनको टेट्रार्च कहेंगे, जिसमें 2 होंगे उनको डाईआर्च कहेंगे। ठीक है, इन सम स्पेसीज लाइक लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम और लाइकोपोडियम पीथोइड्स, द रूट्स आर डाईआर्च। इन सभी के अंदर जो रूट्स है वो हमें डाईआर्च देखने को मिलती है, मतलब डाईआर्च जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। रूट्स आर डाईआर्च, हैव सी शेप। कैसी शेप की होती है? सी शेप। अब सी शेप में मैं आपको बता दे रहा हूं कैसा होगा। जैसे ये आप सी शेप देख रहे हो ना, अब इसी सी शेप में जो यहाँ पे पोर्शन होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोटोजाइलम होगा। क्या होगा? प्रोटोजाइलम होगा। कहीं ऐसा ही तो नहीं था ये? एक सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेता हूं मैं। ओके, ये हमें देखने को मिल रहा है। इस स्पेसीज का नाम नहीं लिखा, यही इसने खराब काम किया है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको 2 जो है प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहे हैं और ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? मेटाजाइलम। और ये मिलकर के क्या बना रहा है? सी स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर ये लाइकोपोडियम क्या है? लाइकोपोडियम सिलेगो है या फिर कोई अदर स्पेसीज है तो इसमें हमें डाई आर्च देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मोनो आर्च होगा उसमें केवल एक ही साइड में देखने को मिलेगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। ये रूट का लीफ का स्ट्रक्चर है। तो लीफ के स्ट्रक्चर में आपको देखो 2-3 चीजें ध्यान में देनी होती है कि किस किस नेचर की सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पहली बात देखो, यहाँ पे क्यूटिकल भी देखने को मिल रहा है, साथ में आपको स्टोमा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? स्टोमा पोर्स देखने को मिल रहा है, गार्ड सेल्स देखने को मिल रहा है। जो आप पढ़ते हो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स वगैरह है ना, जिसका काम होता है वाटर को मूवमेंट कराना, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना, ये सब पढ़ते हो आप लोग स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, बाकी क्यूटिकुलर रीज है जहां पे क्यूटिकल्स हट जाती है आपकी। उसके बाद ये आपकी एडेक्सियल सरफेस होती है। यहाँ पे आप केवल स्ट्रक्चर्स देख लो इनके, जो कि मैंने कहा कि ये पैरेन्काइमेटस सेल होंगी और अक्सर पैरेन्काइमेटस सेल में आप देखेंगे इंट्रासेलुलर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो जहां पे भी पैरेन्काइमेटस सेल आपको देखने को मिलती है वहां पे आपको इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी देखने को मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सब स्टोमेटल कैविटी है, इनके दोनों तरफ आपको स्टोमेटा या फिर पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों सरफेस की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकी ये पैरेन्काइमेटस सेल होती है, मीजोफिल सेल होती है और आपको पता है मीजोफिल सेल का ही काम होता है फोटोसिंथेसिस या C3 साइकिल्स को रन कराना। वो वहां पे क्लोरोप्लास्ट होती है आपकी, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ग्रीन कलर की रहेंगी। यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट आप मान लो। बीच में नॉर्मल आपका जो स्टील होता है। स्टील जो है देखिए बीच में आपका जाइलम है और किनारे किनारे क्या है? आपका फ्लोएम है। ठीक है, पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ सेल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि दोनों टाइप की सेल्स हमें देखने को मिलती है, बंडल शीथ भी और साथ में हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हो इसीलिए बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स के पाए जाने के कारण ही ये जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल रीजन में भी सरवाइव कर सकता है और साथ में आर्कटिक रीजन में भी सरवाइव कर सकता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो बंडल शीथ सेल्स, मीजोफिल सेल्स मौजूद होती हैं, दोनों तरह की सेल्स मौजूद होती हैं। दोनों सरफेस पे स्टोमेटा आपके देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस होती है क्यूटिकल के साथ में। ठीक है, ये है आपका लीफ का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं और या फिर नेचर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, जेमा कप। ये जेमा कप तो नहीं होता, लेकिन जो जेमा कप में जेमा होते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वो जो होते हैं वो गिरते हैं, स्मॉल बर्ड्स होते हैं और वहीं से जो होता है, यहाँ पे देखिए क्या है कि एक है आपका बल्बिस और एक है आपका जेमा। दोनों अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे और लगा दिया है बीच में, तो इसको ये बिल्कुल सिमिलर एक ही चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जेमा जो होता है वो स्मॉल बड स्ट्रक्चर होता है एंड फॉर्म नियर द स्टेम टिप। और कहां पे बनता है? स्टेम के टिप के पास में बनता है। बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड,
जब तक ये ग्राउंड पे नहीं गिरता है, a root is formed, and when before falling on the ground a root is formed, and when gamma comes to contact with ground, पहले ही उसके अंदर रूट वगैरह का फॉर्मेशन थोड़ा मोड़ा हो जाता है और उसके बाद जैसे ही वो ग्राउंड में कांटेक्ट के लिए आता है, वो तुरंत रूट के थ्रू ग्राउंड से अटैच हो जाता है और जो है प्लांट की ग्रोथ कराना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, बगल में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये आपका यहाँ पे देखिए रूट टिप है मान लो, तो इसी के बगल में थोड़ा सा नीचे आपको जेमा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। बाकी स्पोरेंजियम वगैरह तो है ही, इसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बल्बिस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, जो शुरुआत में डेवलपमेंट होता है आपका गेमा का, आप बोलोगे वो वहां पे क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ बल्बिस। जब बल्बिस का जर्मिनेशन होता है तो वहीं पे आपकी क्या बनती है, जेमा आपकी बनती है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन ऑफ बल्बिस और जर्मिनेशन ऑफ जेमा, ये जो है वो सरफेस पे गिरती हैं, कहां पे, अर्थ पे, और उनसे एक नया आपका प्लांट बना लेती हैं टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। तो जेमा के थ्रू हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, भैया इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो, डेड और डीके पार्ट गिरता है, ओल्डर पार्ट, और उससे नया बन जाएगा। तो ये टेरिडोफाइट्स को बढ़ाने में और नॉर्मली हमारे लिए मतलब इनकी नंबर्स ऑफ स्पेसीज या नंबर्स बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेसीज तो नहीं बोलूंगा, पर नंबर्स को बढ़ाने में, इनकी पॉपुलेशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। रेस्टिंग बर्ड्स क्या होता है, इन सम स्पेसीज ऑफ लाइकोपोडियम द टिप ऑफ द राइजोम और ब्रांच्ड स्टोर फूड मटेरियल एंड बिकम ब्ला 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 ब्ला। मतलब क्या होता है कि रेस्टिंग बर्ड्स क्या होता है कि जब प्लांट जो होती है वो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, टिप जो होता है वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो वो क्या करती है, जो टिप होती है ब्रांच की, वो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं। और वही जो स्पोर्स जो फूड को वो स्टोर करके रखते होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन में जब पूरा प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इन्होंने देखो ये कोरोना वाले आदमी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बचा के रख लिया और उसके बाद जब सब मर गए तो आराम से क्या किया, एक्सपेक्ट द रेस्टिंग बर्ड्स। यही जो रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं ना, यही वो आजकल के खतरनाक वाले हॉस्पिटल वाले डॉक्टर है, रेस्टिंग बर्ड्स वाले, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अपना बचा करके ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहते हैं और जब सब मर जाते हैं तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके सारा पैसा सबका हथिया लेते हैं, ठीक है। इट रिज्यूम ग्रोथ, ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं एड एडवेंट और फेवरेबल कंडीशंस, तब तक जब तक फेवरेबल कंडीशंस ना हो जाए, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये नए इंडिविजुअल्स को ग्रो करा देते हैं। तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और भी है इसमें कई टाइप्स हैं, जैसे रूट ट्यूबर सेल्स है, ये भी उसी तरीके से होती है। ट्यूबर सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पैरेन्काइमेटस रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, ये भी पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। ट्यूबर सेल्स है तो आपको पता है कि भैया ये भी स्टोरेज का काम करेंगी, ठीक है। तो ये भी भैया कुछ स्टोर का काम करती हैं फूड का, प्रोटेक्टेड होती हैं थिक वॉल से, मतलब ये थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होती हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, रूट की ट्यूबर सेल्स भी ये काम करती हैं। तो राइजोम की और रूट की दोनों की ट्यूबर सेल्स ये काम करती हैं। एडवेंटिटियस बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स आर डेवलप फ्रॉम आइसोलेटेड बल्बिस लीव्स, जो बल्बिस लीव्स होती हैं वहां से बर्ड्स निकलती है, वो अलग होती है और उससे जो होता है वो हमारा नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो बल्बिस से जो बर्ड्स होती है वो जो निकलती है उससे जो है जब नए प्लांट बनते हैं तो उनको बोलते हैं बाई एडवेंटिटियस बर्ड्स। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी वगैरह में लिख लीजिएगा एक एक दो दो लाइन के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशंस के ऊपर। इतनी चीजें जितना बताया समझ में आ गया, एक बार हमें बता दो आप लोग जो है स्पोर फॉर्मेशन की तरफ नजर डालते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मैंने जैसा कि कहा कि ये होमोस्पोरस इन नेचर अगर ये है तो होमोस्पोरस नेचर मतलब कि यहाँ पे आपके नॉर्मल स्पोरोफिल डेवलप करेंगे। स्पोरोफिल मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पोरोफिल होता है तो उसके अंदर आपका वो किसको कंटेन करता है, स्पोरेंजियम को, और इसी स्पोरेंजियम में जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्पोर्स होता है। क्या होता है, स्पोर्स। और ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा स्पोरोफिल। क्या होता है, स्पोरोफिल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाया है ए वाले डायग्राम को कि ये क्या है आपका एलएस ऑफ स्पोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को ये कंप्लीटली दिखा रहा है, जहां पे जो स्पोरोफिल है जो हमारी वो है हमारा क्या है, स्पोरेंजियम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये कैसी स्पेसीज है,
होमोस्पोरस इन नेचर है, इसीलिए इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रोबुलस जो होती है या स्ट्रोबुलाई जो होती है और जो कोन होता है, एराइजिंग होता है कहां पे, एपेक्स पे। कहां पे, एपेक्स पे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये देखिए शुरुआत में ही मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिया था आपके सामने। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो एपेक्स पे बिल्कुल ये निकलती हैं। और अगर आप लोग लैब वगैरह में, मतलब आपके सभी के लैब वगैरह में होगा, ऐसा नहीं होता कि ये सब नहीं होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि उसके एपेक्स पे आपको स्ट्रोबुलस देखने को मिलता है। इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस विच फर्टाइल लीव्स। यहाँ पे हमें कुछ फर्टाइल लीव्स देखने को मिलती है। फर्टाइल इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या करती हैं, ये स्पोरेंजियम बियर करती हैं। क्या बियर करती हैं, स्पोरेंजियम को कंटेन करती हैं, स्पोरेंजियम को। तो वही लिखा है फर्टाइल लीव्स होती हैं जिसको हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दो टाइप की लीव्स थी, एक थी आपकी वेजिटेटिव वाली जिसका काम था फोटोसिंथेसिस करना, और एक आपकी स्पोरोफिल थी जिसका काम था स्पोर को बियर करना। और स्पोर कहां पे रहेगा, स्पोरेंजिया में। ठीक है, तो स्पोरोफिल, फिर उसमें स्पोरेंजिया, फिर उसमें आपके स्पोर। स्पाइरली अरेंज होती है, एक दूसरे के ऊपर होती, देखिए इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होती हैं। ईच स्पोरोफिल बियर सॉलिटरी स्पोरेंजियम, हर एक स्पोरोफिल में आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलती है। तो ये पूरा आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिकली कोन या स्ट्रोबुलस आप नाम दे सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है साइड ऑफ बेसल पोर्शंस। ईच स्पोरेंजियम जो होती है वो देखने में आपको येलो कलर की दिख सकती है, मैच्योरिटी कंडीशंस में आपको ऑरेंज कलर की देखने को मिल सकती है। तो यही हमारी स्पोरेंजियम है और इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और जब आप इनके सेक्शंस को कट करोगे तो उसमें आपको जैकेट्स लेयर भी देखने को मिलती हैं। और जैकेट लेयर क्या होती है, 2-3 लेयर से मिल करके बनी हुई होती हैं। इसी को हमने आगे क्या किया है, सेक्शन काट के दिखा दिया है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसका नेचर होता है एक सिमिलर टाइप की स्पोर्स बनाना। जैसे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे आपको मैंने क्या बताया था कि एक लाइफ साइकिल के अंदर बताया था हेटेरोस्पोर्स में कि वहां पे आपके क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बताया हुआ था आपको। यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो ओरिजिन है वो एक सिंगल टाइप के स्पोरोजीनस सेल से हुई है। मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, हल्का सा आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डायग्राम मतलब काफी गंदा है, मतलब थोड़ा सा क्या, काफी गंदा है, फिर भी आप देखिए यहाँ पे एक ये सेल्स हैं और इसी एक सेल्स के अंदर आपका डिवीजन होता है। इसके किनारे किनारे जो सेल्स होती है उसको हम लोग जैकेट सेल्स कहते हैं। देखिए जो ऊपर की तरफ है इसको हम लोग जैकेट सेल्स कह रहे हैं, और नीचे की तरफ हमारी क्या है, स्पोरोजीनस सेल्स है। अब ये स्पोरोजीनस सेल्स लगातार डिवाइड करेगी और इसी स्पोरोजीनस सेल से ही क्या होगा, या टिश्यू से क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगा, हमारे स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब देखिए आगे जो है यही स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या हुआ, हमारा स्पोर्स बना, मॉडिफाई करके बना कि नहीं। और उसके किनारे किनारे जो जैकेट सेल्स थी, जो हमारी जो जैकेट सेल्स थी, उसी में मॉडिफिकेशंस हुआ। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, टैपिटम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टैपिटम। और आपको पता है टैपिटम का क्या काम होता है, टैपिटम का काम होता है आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो यही हमारी क्या करती है, बेसिकली नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे देखिए जो आपके स्पोर्स बने वो स्पोर्स सिंगल नेचर के हैं, स्पोर्स मदर सेल्स होती है। अब यही स्पोर्स आगे जाकर के डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यही आगे जाकर के जर्मिनेट करेंगे। जब ये इसको तोड़ के बाहर निकल आएंगे तो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे। और फिर उसी गैमिटोफाइट के अंदर आपको पता है कि कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, और वो डेवलपमेंट आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल ये चीज है। अब ये आपका स्पोर है, ठीक है ना। तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरस टाइप का होता है, उसमें नॉर्मल आपके स्पोर्स बनते हैं जैसे सिंगल नेचर के स्पोरोजीनस टिश्यू से। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं जो पॉइंट्स है उसको पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। विद इन द जैकेट लेयर इज द फर्टाइल स्पोरोजीनस टिश्यू। जैकेट लेयर के अंदर आपको फर्टाइल स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलती है, जिसका अच्छा ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो क्या काम करता है, प्रोवाइड विथ न्यूट्रिटिव टिश्यू नोन एज टैपिटम। इसके साथ में एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम, जो कि क्या होता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। द स्पोरोजीनस टिश्यू लेटर डिफरेंशिएटेड, आगे स्पोरोजीनस टिश्यू ही डिफरेंशिएट होती है इनटू स्पोर्स मदर सेल्स।
और क्या बनाती है, स्पोर्स मदर सेल्स बनाती है, जिसमें आगे जाकर के मियोटिक डिवीजन होता है और बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। वो जो स्पोर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में टेट्राड होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्राड स्पोर्स होते हैं, और साथ में होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं होमोस्पोरस, मतलब सारे स्पोर्स आपको एक ही नेचर के देखने को मिलेंगे। इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, ये केवल एक तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एज सुन एज स्पोर्स आर डेवलप हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बिगिन, जैसे स्पोर डेवलप करते हैं गैमेटोफाइट स्टेज शुरू हो जाती है। सबको इतनी बात समझ में आई, सिंपली सबको अच्छे से समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम किसको पढ़ेंगे, गैमेटोफाइट को, और गैमेटोफाइट के बाद रिप्रोडक्शन करा देंगे, काम खत्म। यहाँ पे देखो ये हमारा गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट के बाद हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट इसको बात करेंगे, ठीक है। हम इधर चल रहे थे, चलो ओके, इधर से आ रहे थे, मतलब इस तरह से हम सोच रहे थे इसको। चलो यहाँ पे देखो, तो ये आपका जो गैमेटोफाइट है ना, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद अब हम लोग को ये वाला स्टेप पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा जो हमारा प्लांट है, ठीक है ना। समझ में आ गया मेरी बात। ये स्पोरोफाइट था, जहां पे क्या था आपका, स्ट्रोबिलस था। स्ट्रोबिलस में क्या था, स्पोर्स था। स्पोर आगे जर्मिनेट किया, गैमेटोफाइट बनेगा ना आप जाकर के, और गैमेटोफाइट के बाद फिर से उसमें मेल फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, और फिर हमारा नया गैमेटोफाइट बनेगा, जिसपे फिर हमारा स्पोरोफाइट मौजूद होगा। और स्लाइड एक साथ दिख रही है, एक बार जवाब दे दीजिए आप लोग। ओके ठीक है, तो अभी ऐसा ही रहने वाला है। ये सेटिंग्स जो है ठीक है, थोड़ा सा मुझे बढ़िया लग रहा है। चलिए, कितने लोग जुड़ गए, 6। लाइकोपोडियम वाला स्टडी मटेरियल आपको दे दिया गया है, जो है आप चेक कर लीजिएगा। बाकी सिलेजनेला वाला आज उसको भी डाल देंगे, आज सिलेजनेला खत्म करके। क्लासेस थोड़ी सी गलती ये हुई है कि 1 ही घंटे की कर दिया हूँ, मुझे थोड़ी लंबी क्लासेस करनी है। अभी 1.5 घंटे की क्लास आपकी रहेगी, और आपका वायरस और बैक्टीरिया भी शुरू होने वाला है। एवरेज भान सर जो है स्टार्ट करेंगे उसको, और ये जैसे ही लोअर बॉटनी खत्म हो जाएगी, फिर आपका प्लांट पैथोलॉजी वाला सेक्शन रहेगा, वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट को हमको पढ़ाना है, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो पिछला वाला जो लेक्चर था लाइकोपोडियम वाला, ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लाइकोपोडियम के अंदर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर लिया हुआ था, ठीक है। और अब हमें जो बात करनी थी वो बात करनी थी इसके गैमेटोफाइट के ऊपर बात करनी थी, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया हुआ था, ये सब खत्म हो गया था, इसका कोई दिक्कत नहीं था। हाँ ठीक, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ये सब हो गया था। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक यहाँ तक खत्म किया था। देखो, इसके बाद आप सभी को पता है कि लाइकोपोडियम के अंदर गैमेटोफाइट बनती है, और अलग अलग स्पेसीज के अंदर अलग अलग टाइप के गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पेसीज में हमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं। जैसे किसी के अंदर हमें इस टाइप का गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, किसी में हमें इस टाइप का गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, किसी में इस टाइप का गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चरली हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसी को हम लोग प्रोथैलस भी कहते हैं। तो ये जो प्रोथैलस हैं ये अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं अलग अलग स्पेसीज के अंदर। अगर हम बात करेंगे गैमेटोफाइट की, तो स्पोर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और प्रोवाइडेड टू थिन वॉल। आउटर जो स्पोर का जो आउटर वॉल होता है, जो अभी अभी स्पोरोफाइट से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो स्पोर्स बने हुए हैं स्पोर्स मदर सेल से,
वो स्पोर्स की बात कर रहे हैं कि वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं। एक्साइन और इंटाइन की लेयर पाई जाती है। स्पोर कंटेन सिंगल न्यूक्लियस फैट सॉइल एज रिजर्व फूड मटेरियल। जो हमारे स्पोर्स होते हैं उसमें आपको फैट्स और रिजर्व फूड मटेरियल्स देखने को मिल सकते हैं। एक न्यूक्लियस पर ईच स्पोर्स में देखने को आपको मिलता है। लाइकोपोडियम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर नहीं बनते हैं। जब आपसे कोई भी पूछे होमोस्पोरस का मतलब, तो आप ये बताइए कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यार माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर्स, है ना, वैसा इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। होमोथैलिक गैमेटोफाइट होती है। होमोथैलिक गैमेटोफाइट का मतलब ये है कि जैसे जो मेल और फीमेल है वो बिल्कुल एक ही बॉडी पे आपको देखने को मिल रही है। देखिए आर्किगोनिया है और ये क्या है आपकी आर्किगोनिया है और ये क्या है आपकी एंथ्रीडिया। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स आपके एक ही थैलस पे मौजूद हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। और उसके बाद प्रोथैलस की बात करते हैं कि वो किस टाइप का आपका स्पेसीज है। इस पे डिपेंड करता है हमारे प्रोथैलस कितने बनते हैं, क्या बनते हैं। ये सब आपके अलग अलग स्पेसीज के अंदर अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। बेसिकली लाइकोपोडियम में बोलता है 3 टाइप का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी गैमेटोफाइट है जो अलग अलग तरह की होती हैं और इसके बाद जो है आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और हमारा स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये बेसिक आपको मैंने बताया हुआ था और बेसिक लाइफ साइकिल भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सिलेजिनेला को के भी स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेंगे, फिर दोनों के लाइफ साइकिल को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लियरिफाई हो पाएंगी कि लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। देखो स्टील की अगर हम बात करेंगे तो स्टील दोनों में प्रोटोटाइप का ही रहेगा, पर स्टील्स में भी थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलते हैं क्योंकि सिलेजिनेला जो होता है वो थोड़ा एडवांस माना जाता है लाइकोपोडियम के मुकाबले। साथ में आप सिलेजिनेला में एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम लोग लिग्यूल कहते हैं। वो एक स्ट्रक्चर इसमें इसको थोड़ा सा एडवांस बनाता है। सिलेजिनेला एक हेट्रोस्पोरस है, जैसे लाइकोपोडियम आपका होमोस्पोरस है तो सिलेजिनेला क्या होता है आपका हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जैसे लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हुए थे ना, उसी तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है।